दरवाजे की घंटी बजी और मुसलसल बजती चली गई, जैसे कि कोई घंटी पर उंगली रखकर भूल गया हो। मैं घबराहट में जीने फलांगती हुई नीचे उतरी और जो ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं। हम पिछले चंद बरस से इंग्लैंड के शहर लीड्स में अपनी फैमिली के साथ मुकीम थे। मेरे शौहर को M.Ed की स्कॉलरशिप मिली थी और खुशकिस्मती से मेरा और हमारी तीनों बेटियों का वीज़ा भी साथ ही लग गया था। यूं हम सब एक साथ एक अजनबी देश में आ बसे। लंदन के हंगामा खेज शोर के मुकाबले में लीड्स में एक अजब ठहराव था। यॉर्कशायर ऐसा सरसब्ज के निगाह में मिट्टी का रंग ही याद ना रहा था। हर सिमत हरियाली की तहें, जैसे जमीन ने सब्ज चादर ओढ़ रखी हो। और सबसे दिलकश बात यह थी कि जरा सा शहर से बाहर निकलो तो यॉर्कशायर डेल्स की वादियां अपनी बाहें खोलें खड़ी मिलती और कुछ ही फासले पर लेक डिस्ट्रिक्ट, जहां झीलें, पहाड़ और बादलों का हसीन संगम अपने शहर में जकड़ लेता था। अलबत्ता मौसम बड़ा बेईमान था। एक लम्हा धूप मुस्कुरा रही होती और अगले ही पल बादल मौसलाधार बारिश बरसाने लगते और हवा के झक्कड़ उड़ा के ले जाने के दर पे होते। जल्द ही पल्ले से बांध लिया कि बैग में कुछ हो ना हो, छतरी जरूर होनी चाहिए। दरअसल लीड्स सुकून, सरसब्जी और बेतरतीब मौसम का ऐसा इम्तजाज था जो जल्द ही दिल में घर कर गया था। नए माशरे को समझने और उसमें जम होने में वक्त तो लगता ही है। 1-1.5 माह तो सिर्फ लहजों, रवैयों और मौसम के मिजाज को समझने में गुजर गया। हमारी रिहाइश लीड्स यूनिवर्सिटी से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर शे स्ट्रीट पर वाक़ हॉलबॉर्न टेरेस के अपार्टमेंट्स में थी, जो ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए बनाए गए थे जो अपने अहले खाना के साथ यहाँ आला तालीम के गर्ज से आया करते थे। यूनिवर्सिटी के अतराफ मुख्तलिफ कौमियतों और रंगों के तलबा का हुजूम एक मामूल था, मगर हॉलबॉर्न टेरेस का माहौल कुछ अलग ही था। ज़्यादा मानूस, ज़्यादा घरेलू, अपनायत वाला। कंपाउंड में 2 मंजिला इमारतों की कतारें थीं और हर इमारत के दरमियान कुशादा पार्किंग और बच्चों के खेलने के लिए खुली जगहें छोड़ी गई थीं। बरतानवी घरों के मुकाबले में ये अपार्टमेंट्स खासे वसी थे और इसी कुशादगी के बायस हमें यहाँ सुकून और शांति मैसर थी। गो कि हर माह स्कॉलरशिप की मद में एक रकम हर माह हमारे रोज़मर्रा के अखराजात के लिए मुख्तस थी, लेकिन महदूद वजीफे में 3 बच्चियों के साथ गुजारा आसान ना था। जल्दी हमें एहसास हो गया कि सिर्फ स्कॉलरशिप पर इन्हिसार मुमकिन नहीं। चुनांचे हम दोनों मियाँ बीवी ने जुस वक्ती मुलाजमतों के लिए हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए। मेरे शौहर को जल्द ही एक बैंक में पार्ट टाइम जॉब मिल गई और अगले ही महीने मैंने भी एक जुज़ वक्ती मुलाजमत हासिल कर ली। M.Ed मुकम्मल होने के बाद मेरे शौहर को PhD की स्कॉलरशिप तो मिली, जिसमें फ़ीस तो माफ़ थी, मगर रहाइश और रोज़मर्रा खर्चात बदस्तूर हमारे ज़िम्मे थे। लीड्स एक निस्बतन छोटा शहर है, इसलिए ज़्यादातर जगहों तक पैदल आना जाना आसान था। मैं भी अपनी शाम की ड्यूटी के लिए रोज़ाना पैदल जाया करती थी, 3 से 7 बजे तक। आज जब मैं घर लौटी तो बच्चियां खेल में मगन थीं और ड्राइंग रूम में मेरे शौहर अपने दोस्त के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ थे। मैंने भी कुछ देर उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया, फिर बावर्ची खाने में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। जून के लंबे और रोशन दिन थे। रात के 9-10 बजे तक दिन का समा रहता था। खाने के बाद मेरे शौहर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे लाइब्रेरी से एक किताब लेनी है, मैं रफ़ीक के साथ ही जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस बावर्ची खाने में आकर बिखरे हुए काम समेटने लगी। कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि बर्तन धोते हुए अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कहीं बहुत दूर से किसी के चिल्लाने की मध्यम सी आवाज़ आ रही है। हेल्प मी, हेल्प मी। मैं ठिठक गई। साबुन से भीगे हाथ थम गए। मैंने बावर्ची खाने की खिड़की खोली और बाहर झांका, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र ना आया। गली सुनसान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने जहन को झटका और दोबारा अपने काम में जुट गई। बावर्ची खाने से फारिग होकर मैं वॉशरूम में आई और हाथ मुंह धोने लगी। हेल्प मी, हेल्प मी। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा ही वाज़े थी, मगर फिर भी जैसे बहुत फासले से आती हुई। गर्मियों के बावजूद लीड्स की शामें खुनक हुआ करती हैं, इसलिए मैं सरे शाम ही खिड़कियां बंद कर दिया करती थी। ऊपर से डबल ग्लेज्ड खिड़कियां, जिनसे बाहर की आवाज़ का अंदर आना तकरीबन नामुमकिन होता है। मैं अभी हाथ मुंह धोकर तौलिए से मुंह पोंछ ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और मुसलसल बजती चली गई, जैसे कोई घंटी पर उंगली रखकर भूल गया हो। मैं तेजी से जीने फैलांगती हुई नीचे आई और दरवाजा खोला तो सामने मेरे शौहर खड़े थे, लहू लहान। उनकी सफ़ेद शर्ट खून से तर हो चुकी थी। फटे होठों और नाक से खून पानी की तरह बह रहा था। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए।
मैं बेख्तियार चीखने और रोने लगी। शोर सुनकर बच्चियां भी दौड़ती हुई नीचे आईं और बाप को इस हालत में देखकर सहम कर रोने लगी। इस आलम में भी मेरे शौहर ने निहायत ज़ब्त से मुझे तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, फ़ौरन मनोज को फ़ोन करो। मैंने कांपते हाथों से लैंडलाइन पर नंबर मिलाया और हमारे हमसाए इंडियन दोस्त मनोज भाई को फ़ोन लगाया। चंद ही मिनटों में वो अपनी अहलिया रेखा के साथ हमारे घर आन पहुंचे। मनोज भैया ने सूरत हाल देखते ही फौरन एम्बुलेंस को कॉल की और फिर मेरे शौहर को अपने साथ लेकर लीड्स सिटी अस्पताल रवाना हो गए। इस वक्त तक खून ज़्यादा बह जाने की सूरत में मेरे शौहर पर बेहोशी तारी हो चुकी थी और मैं दरवाजे के पास खड़ी अभी तक इस आवाज़ के बारे में सोच रही थी। अब मुझे समझ में आया कि वो मध्यम सी पुकार दरअसल मेरे अपने शौहर की आवाज़ थी, मगर उनके साथ हुआ क्या था यह अभी तक एक मुअम्मा था। मैंने फौरन अपने करीबी दोस्त बल्दिश को फ़ोन किया। वो कुछ ही देर में घबराई हुई अपने शौहर के हमरा हमारे घर पहुंच गई। मैंने बच्चियों को रेखा के पास छोड़ा और खुद बल्दिश के साथ लीड्स सिटी अस्पताल का रुख किया। अस्पताल पहुंचकर देखा तो पुलिस भी मौजूद थी और मेरे शौहर का बयान लिया जा रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही देर में पूरी कहानी सामने आने लगी। मेरे शौहर ने बताया, मैं और रफ़ीक तकरीबन रात 8:30 बजे अपार्टमेंट से निकले। हमारे अपार्टमेंट के गिर्द लोहे की ग्रिल की फेसिंग थी जिसमें आने जाने के लिए 4 हिस्सों का कोड डालना पड़ता था। जैसे ही हम शेर स्ट्रीट पर आए, आगे एक चढ़ाई शुरू हो जाती है। हम अभी इस चढ़ाई पर चढ़ ही रहे थे कि सामने से 2 गोरे आते लड़के नजर आए। दोनों ने हुडीज पहन रखी थी। हमने खास तवज्जो नहीं दी क्योंकि यहाँ तलबा का आना जाना मामूल की बात थी। लेकिन जैसे ही वो हमारे करीब पहुंचे, अचानक एक लड़के ने पूरी कुव्वत से मेरी नाक पर मुक्का मारा। मैं इस अचानक हमले से संभल भी ना पाया था कि दूसरा लड़का रफीक के पीछे यू पाकी बास्टर्ड कहता हुआ दौड़ा। दोनों के हाथ में दस्ताने थे और इस दस्ताने पर कोई नोकीली चीज लगी हुई थी। इसी वार से मेरी नाक से खून बहना शुरू हो गया और मुझे चक्कर आने लगे। इसी दौरान पहले लड़के ने मेरे मुंह पर दूसरा मुक्का मारा। जब उसका साथी रफीक को काबू करने में नाकाम रहा तो वो भी वापस मेरी तरफ पलटा। अब दोनों की पूरी कोशिश थी कि मुझे मार मार कर जमीन पर गिरा दें। मैं पूरी ताकत से अपने हाथों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। इसी कश्मकश में मेरी उंगलियों में फ्रैक्चर भी हो गया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। किसी ना किसी तरह खुद को छुड़ाकर मैं नीचे की तरफ भागा। बड़ी मुश्किल से कोड डालकर ग्रिल का दरवाज़ा खोला और सीधा घर पहुंचा। ये सब सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब समझ आई कि वो आवाज़ हेल्प मी सिर्फ एक पुकार नहीं थी, बल्कि एक अजियत, एक खौफ और बेबसी और ज़िंदगी बचाने की बाज़गश्त थी। बिल्कुल वैसी ही बेबसी जो आज से चंद बरस कबल मैं खुद भी झेल चुकी थी। बस फ़र्क ये था कि मुझ पर होने वाला हमला जानलेवा नहीं था। वो भी गर्मियों के ही दिन थे। मुझे मुलाजमत करते हुए शायद 4-5 माह हुए होंगे। इस रोज़ दफ्तर में कल्चरल पार्टी थी। हर एक को अपने अपने मुल्क का रिवायती लिबास पहनकर आना था। अरसे बाद बड़े शौक से अपना ईद का मैंने जोड़ा निकाला, एहतमाम से तैयार हुई और खुश दिली के साथ दफ्तर पहुंची। 70-80 अफराद पर मुश्तमिल अमला हंसी खुशी, मौसीकी और गपशप में मगन था। मेज़ें तरह तरह के खानों और मशरूबात से सजी हुई थी। एक अजनबी देश में ये लम्हा कुछ अपनायत का एहसास दे रहा था। रात 8 बजे के करीब पार्टी ख़त्म हुई तो मैं हस्मे मामूल घर की तरफ रवाना हुई। वही रास्ता, वही सड़क जिससे मैं रोज़ गुजरकर हॉलबोर्न टेरेस जाया करती थी। मेन सड़क के किनारे चंद देसी और कुछ अंग्रेज दुकानदारों की दुकानें भी थीं, जहां से मैं अक्सर वापसी पर दूध, डबल रोटी या कोई हल्की फुल्की सुबह नाश्ते के लिए चीज़ें ले लिया करती थी। इस रोज़ भी मैंने एक दुकान से दूध और डबल रोटी खरीदी और जैसे ही बाहर निकली, अचानक सामने से 9 उम्र लड़के लड़कियों का एक झुंड मेरी तरफ लपका। पलक झपकते में उन्होंने मुझे घेर लिया। सबके चेहरे हुडीज में छुपे हुए थे और हाथों में पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बोतलें थीं। फिर अचानक बगैर किसी तुमहीद के उन्होंने मुझ पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। भरी हुई बोतलें पूरी कुव्वत से मेरे जिस्म से टकराती एक के बाद एक और देखते ही देखते मेरे कपड़े पानी से भीग गए। मैं साकित खड़ी रह गई। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, व्हाट आर यू डूइंग? आई विल कॉल द पुलिस। मगर मेरी आवाज़ उनके कहकहों और चीखों में दब गई। वो चिल्ला रहे थे, पाकी बास्टर्ड, गो बैक होम। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा। दुकानों के सामने खड़े लोग, गाहक, दुकानदार, राहगीर सब ही बेहिसी से देख रहे थे, जैसे तमाशा लगा हो। काले, गोरे, देसी सब, मगर किसी के चेहरे पर ना नदामत का तासुर था, ना आंखों में मदाखलत करने की हिम्मत। कोई एक शख्स भी आगे ना बढ़ा कि इन बच्चों को रोक ही देता या कम से कम मुझे अंदर बुलाकर इस तजलील से बचा लेता। मेरे आंसू बे इख्तियार बहते चले गए।
मैं भीगी हुई टूटे कदमों के साथ घर की तरफ रवाना हुई, जैसे जिस्म से ज्यादा रूह जख्मी हो गई हो। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। पुलिस 4 घंटे बाद आई, उन्होंने मेरा बयान लिया। मैंने वाज़े अल्फाज में ये कहा कि ये एक नस्ली नफरत पर मबनी हमला था, एक हेट क्राइम, मगर उन्होंने इसे महज असॉल्ट का करार दिया और फाइल बंद कर दी। और आज फिर इस पुरसुकून सरसब्ज शहर में मेरे शौहर के साथ भी तकरीबन यही हुआ। एक और हमला, एक और ज़ख्मी जिस्म, एक और खामोश निज़ाम, और एक बार फिर सिर्फ एक लफ्ज़, असॉल्ट।